अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम 8 साल के छोटे से बच्चे वेदांत को देखते हैं। वो सुपरमैन बनना चाहता है। सुपर पावर हासिल करने के लिए वो सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहनता है और घर की छत से नीचे कूद जाता है। उसका पैर टूट जाता है। वेदांत की माँ, जो कि टीचर है, वो भागते हुए हॉस्पिटल में आती हैं। उन्हें अपने छोटे से बच्चे की नादानी समझ में आ जाती है और वो वेदांत को समझाती हैं कि सुपर हीरो बनने के लिए सुपर पावर का होना जरूरी नहीं है। जो भी इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करता है वो असली सुपर हीरो है। तभी वेदांत के पापा प्रभाकर भी वहां आ जाते हैं, जो कि पुलिस वाले हैं, और उन्हें देखने के बाद वेदांत की मां कहती है कि तुम्हारे पापा भी अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करते हैं। वो भी तो एक तरह के सुपर हीरो ही है। और ये सुनकर वेदांत भी अपनी माँ से वादा करता है कि बड़ा होकर मैं भी अपने पापा की तरह सुपर हीरो मतलब कि पुलिस वाला ही बनूंगा। कई साल बीत जाते हैं। वेदांत बड़ा हो जाता है। वो एग्जाम पास करके पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेता है। इस दौरान उसके माँ की मौत भी हो जाती है, लेकिन वेदांत अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करता है, अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है, एकेडमी में गोल्ड मेडलिस्ट होता है और फाइनली वो एज ए ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थाने में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की तैयारी करता है। आज ड्यूटी पर उसका पहला दिन था। थाने के सारे कांस्टेबल्स उसके आने का वेट कर रहे थे। यहीं पर हवलदार नारायण एक दूसरे कांस्टेबल से बात कर रहा होता है। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाला नया इंस्पेक्टर भी उनकी तरह ही रिश्वतखोर होगा तो उनकी चांदी हो जाएगी। खैर, तभी वेदांत भी थाने में पहुंच जाता है। वो सभी कांस्टेबल से मिलता है। पूछने पर नारायण उसे बताता है कि हमारे एरिया में ज्यादा कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन वेदांत नारायण को साथ लेकर पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता है। वो दोनों वर्दी में नहीं थे और समंदर के किनारे पोर्ट एरिया में टहल रहे होते हैं। वेदांत एक एक करके नारायण से उन सब की डिटेल्स ले रहा होता है, लेकिन नारायण उसे बस छोटे मोटे गली के गुंडों की इंफॉर्मेशन देता है। तब वेदांत उसे कहता है कि यार, छोटी छोटी मछलियों के बारे में नहीं, कोई बड़ी मछली के बारे में बताओ। और आखिरकार डरते डरते नारायण उसे इलाके के 2 सबसे बड़े गुंडों के बारे में बताता है। पहला है पुजारी, जो कि इस एरिया का जाना माना गुंडा है। वो कई सारी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। बहुत सारे गुंडे उसके अंडर में काम करते हैं। वो इतना खतरनाक है कि पुलिस वाले भी उसके इलाके में जाने से डरते हैं। दूसरा है कोटियान, जो कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। पूरे पोर्ट पर उसी का राज चलता है। नारायण बताता है कि कोटियान इतना पावरफुल है कि उसे पकड़ना तो दूर, उसके इलाके में कदम रखना भी मुमकिन नहीं है। खैर, इसी तरह से वेदांत धीरे धीरे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है और एक दिन वो नारायण के साथ मार्केट में होता है। तभी कुछ आवारा लड़के वहां आते हैं और स्कूल जाने वाली बच्चियों के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। और ये देखकर वेदांत गुस्से में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक लड़की स्नेहा वहां आती है और उन आवारा लड़कों को मारती है और बच्चियों से कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही एक साथ मिलकर खुद को बचाना होगा। और ये सुनकर वो बच्चियां भी साथ में मिलकर उन लड़कों को पीटना शुरू कर देती हैं, जिससे कि वो लड़के डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ खड़ा वेदांत ये सब कुछ देख रहा था और वो स्नेहा को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन वेदांत थाने में जाता है। वो नारायण से कुछ इलीगल काम करने वालों की फाइल्स मांगता है, लेकिन नारायण उससे कहता है कि फाइल्स आपकी टेबल पर नहीं है, आपके ड्रॉवर में है। वेदांत ड्रॉवर खोल कर देखते तो उसके अंदर पैसे रखे हुए थे, लेकिन वेदांत उन पैसों को हाथ नहीं लगाता। वो अपने अंडर की पूरी पुलिस फोर्स को अपने साथ लेता है और सिटी में राउंड मारने के लिए निकल जाता है। अगले कुछ दिनों में वो सभी छोटे मोटे गुंडों को पकड़ कर लाता है और उन्हें लॉकअप में बंद कर देता है। उसकी वजह से हर दिन एक नई गैंग का सफाया हो रहा था। मीडिया में भी उसकी जमकर तारीफ होती है। हर दिन अखबार में उसके बारे में आर्टिकल्स छपने लगते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है और फिर एक दिन वेदांत के पापा उसे शादी के लिए लड़की देखने के लिए कर जाते हैं। वेदांत अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पापा की बात मानकर मजबूरी में वो लड़की के घर चला जाता है और जैसे ही लड़की उसके सामने आती है, वेदांत मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं स्नेहा थी। स्नेहा के पापा उसे बताते हैं कि स्नेहा डॉक्टर है और सर्जन बनने की तैयारी कर रही है। फिर वो दोनों अकेले में बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वेदांत कुछ और बोलता, स्नेहा कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने पापा की जिद से तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो एक काम करते हैं, अगले कुछ दिनों तक हम दोनों एक साथ में घूमते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो सगाई कर लेंगे, फिर बाद में शादी भी कर लेंगे। वेदांत उसके आगे कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप उसकी बात मान जाता है। अगले कुछ दिनों तक दोनों अपनी अपनी ड्यूटी के साथ टाइम निकाल कर एक दूसरे
के साथ घूमते रहते हैं, कई सारे रोमांटिक इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन सब कुछ स्किप करके कहानी पर फोकस करते हैं। स्नेहा भी वेदांत को पसंद कर लेती है और दोनों की सगाई करवा दी जाती है। दूसरी तरफ पोर्ट पर हम एक लड़की को देखते हैं, वो अपनी माँ के साथ घर जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उस लड़की को उठा ले जाते हैं। इधर थाने में वेदांत एक क्रिमिनल को टॉर्चर कर रहा था। तब वो वेदांत को बताता है कि मेरा बॉस है जैकी, जो कि इस वक्त पुजारी के एरिया में छिपा हुआ है, अगर दम है तो जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। और वेदांत जैकी को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स के साथ पुजारी के एरिया में घुस जाता है। काफी मारपीट होती है और आखिरकार वेदांत जैकी को पकड़ लेता है और लेकर गाड़ी में बैठाने वाला ही था कि तभी पुजारी वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर सारे पुलिस वाले डर जाते हैं। नारायण उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन पुजारी उसकी कॉलर पकड़कर पूछता है कि मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। और यह देखकर वेदांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पुजारी को एक किक मारता है और यह देखकर पुजारी के सारे आदमी डर के मारे कांपने लगते हैं। जिसके बाद वेदांत जैकी के साथ साथ पुजारी को भी अरेस्ट कर लेता है और उसे थाने में लाकर बाकी क्रिमिनल्स के साथ लॉकअप में बंद कर देता है। यहीं पर हम उस लड़की की मां को भी देखते हैं, जिसको पोर्ट से गुंडे उठा कर ले गए थे। वो थाने में कंप्लेंट करने के लिए आई थी, लेकिन तभी वेदांत को उसके सीनियर ऑफिसर्स का कॉल आ जाता है। वो वेदांत को तुरंत ऑफिस आने के लिए कहते हैं। वेदांत सीनियर ऑफिसर के ऑफिस में जाता है। तब सीनियर ऑफिसर उससे कहता है कि तुमको जो करना था तुमने सब कुछ कर लिया, अब पुजारी को छोड़ दो और सिस्टम में जो कुछ भी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन अपनी ईमानदारी और उसूलों की वजह से वेदांत मना कर देता है। तब सीनियर ऑफिसर प्रभाकर को बुलाता है और कहता है कि तुम अपने बेटे को बता दो कि उसे गोल्ड मेडल कैसे मिला था, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। और यह सुनकर वेदांत शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस पिता को आज तक वो सुपर हीरो मानता आ रहा था वो रिश्वतखोर है। जिस गोल्ड मेडल को वो अपनी उपलब्धि मानता था वो रिश्वत के पैसों से खरीदी गई थी। प्रभाकर उसे कहता है कि दुनिया के लिए तो नहीं, लेकिन हर इंसान अपनी फैमिली के लिए सुपर हीरो होता है। समहाउ वो अपने बेटे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम भी इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाओ और अपनी ईमानदारी को एक मास्क के पीछे छुपा लो। वेदांत मजबूर होकर सभी गुंडों को छोड़ देता है। वो सारे गुंडे अपने अपने ठिकाने पर वापस चले जाते हैं। वेदांत का दिल टूट चुका था और अब ड्यूटी पर होते हुए भी वेदांत शराब के नशे में होता है। तभी हम उस लड़की और उसकी माँ को देखते हैं। वो औरत पुलिस वालों को बताती है कि मेरी बेटी का किडनैप करके रेप किया गया है, लेकिन बाकी के पुलिस वाले गुंडों के डर से कंप्लेंट लिखने को भी तैयार नहीं थे। तभी वो लड़की खुद के ऊपर डीजल छिड़क कर आग लगा देती है। वेदांत ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखता है, लेकिन नशे में होता है तो उसे बचाने के लिए कुछ कर ही नहीं पाता। अपनी आंखों के सामने उस लड़की की मौत देखकर वेदांत का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वो उन गुंडों से उस लड़की के लिए बदला लेने का फैसला करता है। लेकिन उसे पता था कि कानूनी तरीके से वो लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाएगा। तभी उसे प्रभाकर की बात याद आती है कि डिपार्टमेंट में सही काम करने के लिए भी तुम्हें मास्क लगाना होगा। और वेदांत की यही नई सोच मास्क लगाए हुए एक खतरनाक किरदार को जन्म देती है। दूसरी तरफ हम उन गुंडों को देखते हैं जिन्होंने उस लड़की का रेप किया था। वो गुंडे फैक्ट्री में बिंदास आराम कर रहे थे और तभी अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटकर वेदांत वहां आ जाता है और एक एक करके उन सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। और यह एक्शन सीन भाई साहब देखने लायक है। पूरे सीक्वेंस के बीच में वहां एक लड़का भी होता है जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। और अगले दिन पुलिस वाले फैक्ट्री में आते हैं और ये कत्लेआम देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। नारायण उस बच्चे से पूछता है कि तुमने उस आदमी को देखा है, वो कैसा दिखता है? तब वो लड़का कहता है कि उसके चेहरे पर बघीरा का मास्क लगा हुआ था। और इस तरह से वेदांत के नए कैरेक्टर का नामकरण भी हो जाता है। फिर आगे काफी टाइम तक यही सब चलता रहता है। कोई भी कंप्लेंट थाने में आती थी तो वेदांत पैसे लेकर मुजरिम को छोड़ देता था और फिर बघीरा बनकर उन्हें मार देता था। और ऐसे ही एक दिन नारायण भी समझ जाता है कि बघीरा कोई और नहीं वेदांत ही है और वो भी चुपके चुपके वेदांत का साथ देने लगता है। जब भी उसके पास कोई क्रिमिनल रिश्वत लेकर आता था तो नारायण पैसों के साथ साथ उसकी पूरी डिटेल्स एक पेपर पर लिखकर वेदांत को दे देता था और वेदांत भी बघीरा बनकर उन क्रिमिनल्स को खत्म कर देता था। एक शाम वेदांत अपने घर आता है। आज उसका बर्थडे था। स्नेहा भी उसके घर आई हुई थी।
थी, वो बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन वेदांत उसे मना कर देता है। वो स्नेहा से कहता है कि आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, और वो स्नेहा के साथ अपनी सगाई भी तोड़ देता है। दरअसल वेदांत को पता था कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं है, आज नहीं तो कल मुझे इसका अंजाम भुगतना होगा, इसलिए वो स्नेहा को खुद से दूर कर लेता है। इधर हम एक ईमानदार जर्नलिस्ट रंगना को देखते हैं। वो भी वेदांत की तरह किसी से नहीं डरता था और सोशल मीडिया पर अक्सर क्रिमिनल्स के खिलाफ लिखता रहता है। वो पुजारी के खिलाफ एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखता है और सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देता है। शाम को रंगना अपने घर पर होता है, तब पुजारी अपने गुंडों के साथ रंगना के घर आता है और वो रंगना को मारकर बीच चौराहे पर फेंक देता है। एक करप्ट पुलिस वाला रंगना का केस हैंडल करता है। वो पुजारी से रिश्वत लेता था और रिपोर्ट बनाता है कि गली के आवारा कुत्तों ने रंगना को काट लिया और उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर नारायण पुलिस स्टेशन में वेदांत के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। जिसके बाद रात में वेदांत बघीरा बनकर पुजारी के अड्डे पर जाता है। वो करप्ट पुलिस वाला भी पुजारी के साथ वहीं पार्टी कर रहा था। बघीरा उन दोनों को मारता है और फिर उसी चौराहे पर लाकर फेंक देता है, लेकिन वेदांत को नहीं पता था कि वो करप्ट पुलिस वाला कोई और नहीं, सीबीआई के डायरेक्टर रामाकांत का बेटा है। रामाकांत जब अपने इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपने बेटे की चिता को आग नहीं देता, बल्कि अपने एक दोस्त गुरु से कहता है कि मेरे बेटे का मुझसे ज्यादा तुमने ख्याल रखा है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसके कातिल बघीरा को ढूंढ कर मार डालो। गुरु आसपास के सभी पुलिस स्टेशन से एक एक पुलिस ऑफिसर को मिलाकर एक टीम बनाता है और सब लोग जी जान लगाकर बघीरा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। हम कोटियान और उसकी गैंग को देखते हैं। योगी कोटियान से मिलने के लिए आता है, कहता है कि तुम्हारे पास काम खत्म करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो पता है ना तुमसे मिलने कौन आएगा। और यह सुनकर कोटियान बुरी तरह से डर जाता है। वो अपनी पूरी गैंग को काम पर लगा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी गैंग के लोग पूरे शहर में लोगों का किडनैप करना शुरू कर देते हैं। पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच जाता है। नारायण आसपास के पुलिस स्टेशन में भी पता करता है और फिर वेदांत को बताता है कि पिछले 2 दिनों में 87 लोगों का किडनैप हो चुका है, जिनमें लड़कियां और बच्चे हर कोई शामिल है। जितने भी लोग गायब हुए थे पुलिस वाले उन सब का नंबर ट्रैक करते हैं। उनमें से सिर्फ एक नंबर ऑन था और उसका लोकेशन पोर्ट एरिया में दिखा रहा था। नारायण कहते हैं कि वो इलाका कोटियान का है, वहां पुलिस वाले नहीं जा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेदांत बघीरा बनकर पोर्ट एरिया में जाता है, लेकिन वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और वो लोग बघीरा को देख लेते हैं। फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। बघीरा को भी एक गोली लग जाती है और वो समझ जाता है कि फिलहाल वो इन लोगों से जीत नहीं पाएगा। बघीरा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और सीधा स्नेहा के घर पहुंच जाता है। गोली लगी हुई थी। वेदांत बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वेदांत को होश आता है। तब तक स्नेहा ने उसका इलाज कर दिया था और अब वो जान गई थी कि वेदांत ही बघीरा है। वो वेदांत को बघीरा का मास्क देती है और वेदांत वहां से चला जाता है, लेकिन स्नेहा समझ जाती है कि इसी वजह से वेदांत ने उसके साथ सगाई तोड़ दी थी और वो वेदांत की अंगूठी फिर से पहन लेती है। इधर वेदांत बघीरा बनकर कोटियान के घर जाता है। तब वो देखता है कि कोटियान के घर पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि कोटियान बघीरा का ही इंतजार कर रहा था। वो बघीरा को बताता है कि तुम मेरे पीछे पड़े हो, लेकिन इस खेल में तो मैं बस एक छोटा सा प्यादा हूँ। इस पूरे खेल का असली किंग है राणा, जो कि समंदर पर राज करता है। पूरे देश के हर छोटे बड़े गुंडे राणा के लिए काम करते हैं और पूरे देश में जितनी भी किडनैपिंग होती है वो सब राणा के कहने पर होती है, क्योंकि राणा इस दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गन माफिया का बॉस है। राणा जिसे भी कोई काम देता है, अगर वो काम पूरा नहीं कर पाता तो राणा के सामने वो कितना भी गिड़गिड़ा ले, राणा उसे माफ नहीं करता था। कोटियान भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया था और इसलिए उसने अपनी बीवी और बेटी को पहले ही मार दिया था और अब बघीरा के सामने वो खुद को गोली मार लेता है। राणा के बारे में जानने के बाद वेदांत अब राणा से लड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरु बघीरा को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में मीटिंग बुलाता है। वो सभी पुलिस वालों से कहता है कि आप लोगों के पास जो भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं उन सब को भूल जाओ और सिर्फ बघीरा पर फोकस करो। जिंदा या मुर्दा उसे हर हाल में पकड़ना है। नारायण भी इस मीटिंग में शामिल होता है और ये सुनकर वो डर जाता है। शाम को पुलिस स्टेशन में आता है और वेदांत को एक लड़के आकाश के बारे में बताता है। वो एक हैकर है और एक तरह से नारायण
कोट्यायन वेदांत को बघीरा के लिए एक टीम बनाने को कहता है। वेदांत उससे मिलने के लिए जाता है, उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके वेदांत अपनी टीम में 3 लोगों को शामिल करता है। बघीरा का एक नया मास्क बनवाता है, एक बाइक खरीदता है और एक नया शूट तैयार करता है। आकाश कोट्यान के फोन से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। उसे उपपाला के स्लम एरिया में कोट्यान की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, जिसका महीने की बिजली का बिल 60 से 70,000 रुपए तक आता था। वेदांत समझ जाता है कि उस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बघीरा बनकर उस लोकेशन पर जाता है तो पता चलता है कि स्लम एरिया में मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल चल रहा था, जिसमें इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता था। पूरे देश भर में लोगों का किडनैप करके उपपाला लाया जाता था और जरूरत के हिसाब से उन्हें मारकर उनका ऑर्गन अमीरों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। बघीरा उस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों को, गुंडों को, सबको मार देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुरु अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। जो लोग किडनैप हुए थे उनसे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि उन सबको देश के अलग अलग हिस्सों से किडनैप किया गया था। कहीं ना कहीं गुरु ये समझ जाता है कि बघीरा अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन अब भी वो बदला लेने के लिए किसी भी तरह से बघीरा को पकड़ना चाहता था। हॉस्पिटल से वेदांत ने कुछ हार्ड डिस्क भी चुरा लिए थे। आकाश उन्हें चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल का सारा ट्रांजैक्शन योगी के नाम पर होता है। वो योगी का नंबर ट्रैक करता है, लेकिन फिलहाल वो नंबर बंद था। इधर गुरु जी जान लगाकर बघीरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो हॉस्पिटल के मारपीट का वीडियो देखता है और बघीरा की फाइटिंग स्टाइल देखकर समझ जाता है कि बघीरा कोई आम इंसान नहीं, फुल ट्रेंड, मतलब कि वो पुलिस वाला भी हो सकता है। आसपास के सभी पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल्स को बुलाकर पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन निकालने लगता है और ऐसे ही वेदांत के स्टेशन से भी एक कांस्टेबल को बुलाता है। इस टाइम तक वेदांत डिपार्टमेंट में पूरी तरह से करप्ट ऑफिसर माना जा रहा था, लेकिन वो कांस्टेबल गुरु से कहता है कि वेदांत पहले ऐसा नहीं था और वो गुरु को वेदांत की पूरी कहानी सुना देता है। जिसके बाद गुरु वेदांत की ट्रेनिंग का वीडियो मंगवाता है और हॉस्पिटल की फाइटिंग वीडियो से ट्रेनिंग वीडियो को एनालाइज करने के लिए कहता है। गुरु जब यह सब कुछ कर रहा था उस वक्त एक बेईमान सीबीआई ऑफिसर राणा के आदमी को भी वो वीडियो कॉल कर देता है। इस तरह से गुरु और राणा दोनों को एक साथ पता चल जाता है कि बघीरा कोई और नहीं वेदांत है। एक तरफ गुरु वेदांत को अरेस्ट करने की तैयारी शुरू कर देता है तो दूसरी तरफ हम राणा को देखते हैं। वो योगी को अपने पास बुलाता है, उसका फोन ऑन करवा देता है। आकाश उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा था तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि योगी कहाँ है। वो वेदांत को योगी की इंफॉर्मेशन देता है। वेदांत तुरंत बघीरा बनकर योगी को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वेदांत को स्नेहा का कॉल आता है। वेदांत कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ स्नेहा नहीं, राणा होता है। उसने स्नेहा का किडनैप कर लिया था। अब बघीरा के पास 2 सिचुएशंस होती हैं। एक तरफ राणा ने कुछ लोगों को कहीं पर बांध कर रखा था और बघीरा को उन्हें बचाने के लिए कहता है, और दूसरी तरफ उन्हें छोड़कर स्नेहा को बचाने के लिए बुलाता है। लेकिन बघीरा किडनैप हुए लोगों को बचाने के लिए चला जाता है और उधर राणा स्नेहा को जान से मार देता है। फिर वो किसी को कॉल करता है और उसे कहता है कि 2000 लोगों को ट्रेन में भरकर मैं अपने आदमियों के साथ रामेश्वरम जा रहा हूँ और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो ट्रेन कहीं रुकनी नहीं चाहिए। इधर बघीरा किडनैप हुए लोगों को बचा लेता है, बट एट द सेम टाइम पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग बघीरा को अरेस्ट कर लेते हैं। गुरु उसके इनकाउंटर का ऑर्डर दे देता है और हम देखते हैं कि वही बेईमान सीबीआई ऑफिसर इनकाउंटर टीम को लीड कर रहा होता है। वो लोग वेदांत को लेकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं और उसका इनकाउंटर करने की तैयारी करते हैं। वो बेईमान सीबीआई ऑफिसर जैसे ही वेदांत को गोली मारने वाला होता है तभी दूसरा ऑफिसर उसे ही गोली मार देता है और इसी के साथ पता चलता है कि यह सब कुछ गुरु का पार्ट ऑफ प्लान था। दरअसल बघीरा की इंक्वायरी करते हुए गुरु को पता चल जाता है कि आज तक बघीरा ने सिर्फ क्रिमिनल्स को मारा है, उसने लोगों को इंसाफ दिलवाया है, कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वो जानना चाहता था कि बघीरा कौन है और उस दिन जब वीडियो को एनालाइज कर रहा था तब उसने बेईमान ऑफिसर को वीडियो कॉल करते हुए देख लिया था और उसी ऑफिसर को मारने के लिए गुरु ने बघीरा का एनकाउंटर करने का नाटक किया था। वो कॉल करके वेदांत को बताता है कि राणा 2000 लोगों को किडनैप करके एक ट्रेन से रामेश्वरम हार्बर लेकर जा रहा है। अगर ट्रेन हार्बर पहुंच गई तो हम उन्हें कभी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। वेदांत उसकी बात समझ जाता है। इधर राणा अपने आदमियों के साथ ट्रेन में
जा रहा होता है, बट समहाउ बघीरा भी उस चलती हुई ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। ट्रेन में राणा के कई सारे गुंडे होते हैं। बघीरा उन सब के साथ फाइट करता है और एक एक करके उन सबको मार देता है। आखिर में वो राणा के साथ भी जमकर फाइट करता है और उसे भी जान से मार देता है। क्लाइमैक्स का यह पूरा फाइट सीक्वेंस देखने लायक है। खैर आखिर में हम देखते हैं कि मीडिया वाले स्टेशन पर किसी मसाला न्यूज का वेट कर रहे होते हैं और आखिरकार उन्हें न्यूज मिल जाती है। एक साथ 2000 लोग ट्रेन से निकलकर पैदल ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले न्यूज दिखाकर पूरे देश में हड़कंप मचा देते हैं कि एक साथ 2000 लोगों का किडनैप करके ट्रेन से लेकर जाया जा रहा था। और एक आदमी मीडिया को बताता है कि उन्हें बचाने वाला भगवान था, लेकिन बघीरा उनके बीच में नहीं होता। वो दूर किसी अनजान इलाके में एक पैसेंजर बस से वापस अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है। सबके आखिर में हम देखते हैं कि गुरु इस पूरे किडनैपिंग की एक फाइल बनाकर सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। मिनिस्टर वो फाइल देखकर गुरु से कहता है कि तुम बिंदास होकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करो, मैं तुम्हें पूरी पावर देता हूँ। लेकिन गुरु कहता है कि पावर देने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आप पर आकर ही खत्म होगी। मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर भी इस पूरे किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। राणा ने ट्रेन कहीं न रुके इसका ध्यान रखने के लिए जिसे फोन किया था वो कोई और नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर ही था। गुरु वहां से जाने लगता है, तब मिनिस्टर उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैंने न जाने कितने लोगों को मारा है, लेकिन आज तक कोई मुझे हाथ नहीं लगा पाया। यह सुनकर गुरु हंसकर वहां से चला जाता है और ये फिल्म खत्म हो जाती है। वैसे वीडियो खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा कि मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में फिल्म के एक्शन के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो देखने लायक है। तो आप लोग इस फिल्म को एक बार जरूर देखना और जिसने भी देख लिया है कमेंट करके बताओ कि मजा आया था या नहीं। साथ में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।